Hello friends, welcome back. This is Pankaj and you're watching Investing with Pankaj. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत रेलेवेंट है न सिर्फ इन्वेस्टर के लिए बट आल्सो इन जनरल फॉर लाइफ, दैट हाउ सक्सेसफुल आउटकम्स कैन बी क्रिएटेड बाय बेट्स व्हिच यू टेक ऑन थिंग्स व्हिच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर अबाउट. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्रिकेटर को देखें, किसी बैट्समैन को देखें, तो जरूरी नहीं है कि वो हर एक इनिंग्स में, हर एक मैच में सक्सेसफुल हो, लेकिन जब भी वो सक्सेसफुल हैं, दे विल स्कोर बिग, दे विल नॉट थ्रो अवे देयर विकेट. और ये एक बहुत कॉमन चीज होती है बहुत सारे सक्सेसफुल क्रिकेटर में, सक्सेसफुल बैट्समैन में, कि वो जब भी दे आर इन अ गुड टच, दे हैव अ गुड स्ट्रीक, उस टाइम पे वो पूरा कैपिटलाइज करते हैं उसको और पूरे उस चीज को मोनेटाइज करते हैं इन्वेस्टर. मतलब ये है कि जैसे इन्वेस्टर को अगर हम देखें क्रिकेटर की तरह या इन्वेस्टिंग को देखें क्रिकेट की तरह या किसी भी स्पोर्ट्स या लाइफ के किसी भी एरिया को, जब भी when somebody is confident, somebody is sure about something, they will bet big. And when they bet big and if they become successful in that and if their outcome is in favor, definitely they can make multiple return. तो बात कर रहे हैं आज इंडिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में जिनका नाम आता है मिस्टर राकेश झुंझुनवाला. he is not there anymore, he passed away 2 years back, but उनके बारे में और उनके जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, बहुत सारे लोग आज भी बात करते हैं और बात करते रहेंगे, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इक्विटी कल्ट इन इंडिया. एंड जो इक्विटीज के बारे में उनका व्यू था या इंडिया के बारे में जो उनकी मैक्रो पॉजिटिव व्यू थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुली लोगों ने उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है. नॉट एवरीबडी इज सो सक्सेसफुल, बट पॉइंट इज दैट whenever you talk about successful investors in India, you will definitely count Rakesh Jhunjhunwala in that. And today we are going to talk about something which he invested in more than 20 years back and how that investment played out. This is a story about Titan and Mr. Jhunjhunwala's investment in it. Titan सिंपल है, सब लोग जानते हैं. एक घड़ी बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी आज से 20-25 साल पहले, और आज ज्वेलरी में वो बहुत बड़ा नाम है. तनिष्क जो उनका ब्रांड है वो बहुत बड़ा ब्रांड है. आईवीआर में भी अब वो आ गए हैं, इंडियन ड्रेसेस हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं, बट वो बहुत छोटे छोटे बिजनेस है फिलहाल. लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो एक शिफ्ट था, इमेजिन एक घड़ी बनाने वाली कंपनी ज्वेलरी में जा रही है. ज्वेलरी इंडिया का बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट हुआ करता था उस समय, आज भी बहुत अनऑर्गेनाइज है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे द सक्सेस स्टोरी विच तनिष्क क्रिएटेड, एंड दैट इज समथिंग विच इज which is an amazing case study even in marketing, but we'll talk about that sometime later. We are talking about the topic which is investing, and here what is relevant कि किस तरह से ये स्टॉक परफॉर्म किया है. तो आप जो चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट दिखा रहा है आपको कि ये स्टॉक, अगर आप इसका पिछले 25-30 सालों का रिकॉर्ड देखें, इट हैज गिवन अमेजिंग रिटर्न. तो 8 मतलब अगर देखें 800 गुना रिटर्न अगर किसी स्टॉक में आया है, 80,000% प्लस, मतलब 800 गुने से ज्यादा रिटर्न टाइटन में आया है. और ये जो चीज है, इसमें एक इसको अभी देखते हैं कि किस तरह से हम मिस्टर झुंझुनवाला के बारे में बात कर रहे हैं. तो ही वाज बुलिश ऑन इंडिया, ही इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स व्हिच वर वेरी इंटरेस्टिंग. और ये उनका जून क्वार्टर के एंड में उनकी जो फर्म है या उनका जो पोर्टफोलियो है, ही इज नॉट देयर एनीमोर एज आई सेड, बट उनकी फर्म का जो पोर्टफोलियो है, जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आज 50,000 करोड़ से ज्यादा उनकी वैल्यू है, मतलब $7-8 बिलियन के आसपास. और अगर इसमें देखा जाए तो ये जो चीज उनकी इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी में थी, बहुत ज्यादा स्टॉक वो नहीं होल्ड करते थे. और इसमें अगर आज हम ब्रेकअप देखें तो काफी सारा आपको मिक्स दिखेगा, लेकिन 25-26 कंपनी है. लेकिन जो टाइटन की जो वैल्यू है, जो भी हम अगले स्क्रीन में देखने वाले हैं, टाइटन की जो वैल्यू है वो लगभग 16,000 करोड़ के आसपास है. तो मतलब 30% इज द वैल्यू ऑफ टाइटन. 30% द वैल्यू ऑफ टाइटन, मतलब कि जो उनका पूरा पोर्टफोलियो है 50,000 करोड़, जिसमें कि लगभग 25-26 कंपनी है, तो 2,000 करोड़ का एवरेज है. लेकिन कई कंपनीज काफी छोटी भी हैं होल्डिंग में. तो एक जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो आप यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट देख रहे हैं, टाइटन में उनका जो आज वैल्यू है होल्डिंग की, 5% से ज्यादा होल्डिंग वो रखते हैं, वो वैल्यू आज 16,000 करोड़ के आसपास है. अब ये स्टोरी शुरू कैसे हुई? तो सबसे पहली बात तो ये कि उनकी मिस्टर झुंझुनवाला की जो मार्केट स्ट्रेटेजी हमेशा से थी कि ही वाज लुकिंग फॉर अंडरवैल्यूड स्टॉक, जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह ठीक ठाक हो, या फिर जो इस तरह की जो ट्रेंड्स हो रहे हैं, कंज्यूमर ट्रेंड जो बदल रहे हैं, जो नई नई चीजें आ रही हैं, उनके बारे में ही वाज वेरी इंटरेस्टेड. तो उनका जो सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट है उसमें टाइटन का नाम आता है. और भी है, उनके बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन टाइटन का सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट है. और 2002-2003 के आसपास उन्होंने 30 रुपए में लगभग उस प्राइस के आसपास खरीदा था. आज 3,000 रुपए से ज्यादा का स्टॉक है. अब बात ये आती है कि ये जो चीज है कि टाइटन और राकेश झुंझुनवाला ने क्या, मतलब व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस स्टोरी. तो इसका जो उस टाइम पे जो आज जो टाइटन को जिस तरह से हम जानते हैं, आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले वो चीज उस तरह से नहीं देखी जाती थी. अगर देखा जाए कि उस टाइम पे टाइटन को काफी रिस्की समझा जाता था और कुछ टेम्पररी इश्यूज भी थे.
और वही कारण है कि आज उसने 100x के आसपास या उससे ऊपर का रिटर्न दिया है। ये चीज बहुत सोचने वाली है कि कभी कभी स्टॉक्स में क्या होता है, कुछ टेम्पररी फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चल रही है और उसकी वजह से स्टॉक का इन्वेस्टर सेंटिमेंट अच्छा नहीं होता, एंड दैट माइट बी एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर किसी स्टॉक में, जैसा कि हमने बात की है कि वैल्यूएशन जो है कभी इग्नोर नहीं किए जा सकते हमेशा, तो हमने बात, आपको याद होगा कि डीमार्ट के बारे में बात की, 100 120 के ऊपर अगर वैल्यूएशन है तो काफी एक्सपेंसिव है, इट्स अ ग्रेट कंपनी नो डाउट, बट आज आप जिस भाव पे खरीद रहे हो उसमें सब कुछ अच्छी चीजें प्राइस्ड इन है। फिर हमने पेंट कंपनीज के बारे में बात की थी, आपको याद होगा कि जनरली एशियन पेंट्स 80 100 120 के पीई पे ट्रेड करता था और 50-60 उस पीई पे है। मतलब तो कहने का तो यह है कि कुछ कुछ बिजनेस में ऐसी चीजें हो रही हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सॉलिड कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह बढ़िया है, तो रिलेटिवली अगर आप देखें एक हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम के हिसाब से 50 या 60 पी अगर एशियन पेंट्स का है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं कहा जाएगा उस हिस्टोरिकल कंपैरिजन में। अगेन ये सब्जेक्टिव व्यू है, मार्केट क्या सोच रहा है, मार्केट 30 का पी जस्टिफाई समझता है, 100 का समझता है, वो मार्केट का व्यू है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं, आपको ऑफकोर्स समझना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या चेंजेस हुए हैं और क्या हो रहा है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, टाइटन पर। तो टाइटन ने मिस्टर झुंझुनवाला को 100x मतलब 100 गुने से ज्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे इन्वेस्ट किया कुछ ऐसे फैक्टर्स थे उस टाइम पे जिसकी वजह से मार्केट का व्यू टाइटन के बारे में बहुत अच्छा नहीं था। अब बात करते हैं कि भाई हो क्या रहा था उस टाइम कंपनी में। तो उनके उस टाइम पे ज्वेलरी बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, दो बहुत मैक्रो चीजें हो रही थी कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो थे थोड़ा महंगे थे, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस में घड़ियां और वो सब चीजें आती हैं, वो इंपैक्ट होता है, तो नेगेटिव इंपैक्ट था। दूसरा क्या था कि डिमांड थोड़ा सा वेवर कर रहा था, बिकॉज एक टाइम वो था जबकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ये कंपनी घड़ियां बेच बेच कर इतनी बड़ी कंपनी आगे इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगी या ना कर पाएगी। कुछ एक और भी चीजें जो थी कि 2001 और 2003 के बीच आसपास, मतलब उस ड्यूरेशन में जो उनका प्रॉफिट था 70% से ज्यादा गिरा 2001 और 2003 के बीच में, मैसिव इंक्रीज, सॉरी इससे मैसिव डिक्रीज, इससे मैसिव डिक्लाइन। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे अगर आप सोचें कि आज कोई कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती है और उसका 2 साल के बाद प्रॉफिट 30 रुपया हो जाता है, यार बॉस निकल जाओ इस स्टॉक से, which may not be a bad strategy if there are structural factors, but that at times in some situations might create a big opportunity. तो क्या हो रहा था कि भाई प्रॉफिट 70% गिर गया, आरओईज बहुत इंपैक्ट हो गए और स्टॉक जो था वो अपने 8 साल के सबसे कम भाव पर, 8 साल का मतलब 2002-2003 की बात हो रही है, तो 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2002-2003 तक स्टॉक अपने सबसे कम भाव पर उस टाइम अवेलेबल था। 30 रुपए का भाव था स्टॉक का, और उस टाइम पे जो फैक्टर्स थे कि डिमांड का प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल हो रहा है, ये सब काफी सारी चीजें, उसकी वजह से स्टॉक के बारे में इन्वेस्टर का व्यू अच्छा नहीं था, स्टॉक के बारे में इन्वेस्टर का सेंटिमेंट अच्छा नहीं था। तो कुछ अच्छा था या नहीं था भाई, अब मिस्टर झुंझुनवाला ने उसमें इन्वेस्ट किया तो क्या कुछ ऐसा था जो कि इन्वेस्ट करने लायक था? तो एक बहुत बड़ी चीज हो रही थी उस टाइम पे, वो ये कि बहुत एग्रेसिवली और बहुत तेजी के साथ टाइटन अपने ज्वेलरी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था। जब नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे थे, सेल्स बढ़ रही थी, तो ये क्या हो रहा था, ये दिख रहा था रेवेन्यूज में भी कि भाई जो बाकी बिजनेस में जो कुछ हो रहा हो, मतलब ऑफ कोर्स उस टाइम घड़ियों का बिजनेस ही सबसे बड़ा था, लेकिन जो ज्वेलरी का बिजनेस जो हो रहा है उसमें काफी ग्रोथ हो रही है और काफी अच्छा हो रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी में कुछ हो रहा है, लेकिन ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा है। और इट ऑफ कोर्स हाइंडसाइट के हिसाब से या बेनिफिट से बहुत कहना आसान है, लेकिन मिस्टर झुंझुनवाला probably would have thought कि इट्स अ ग्रेट गेम चेंजर फॉर द कंपनी एंड ज्वेलरी कुड ग्रो मैनीफोल्ड, बिकॉज ज्वेलरी के केस में बहुत बड़ा ट्रस्ट वाला इशू था कि एक फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जहां कहीं भी रहते हैं वहां पे उनका एक कोई ज्वेलर है जिससे वो खरीदते हैं, एक ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है ज्वेलरी के बिजनेस के लिए। अगर आप समझिए मूव कर गए उस शहर से कहीं और चले गए, तो आपके पास यू डोंट नो एनीबडी, देन व्हाट विल यू डू, यू विल प्रॉब्ली थिंक यार मैं किसी ऐसी दुकान पे जाता हूं जो कि जिस प्राइस में मुझे मिलेगा या जिस क्वालिटी का मुझे मिलेगा बाकी वैसा ही सबको मिलेगा। दैट इज वन क्राइटेरिया। दूसरा ट्रस्ट कैसे, मतलब इंडिया में अगर टाटा का जो ब्रांड है वो बहुत ट्रस्टवर्दी है, तो लोग बोले कि भाई टाटा का ब्रांड बहुत अच्छा है। तो ये जो मार्केट में बदलाव जो आ रहा था, मार्केट में चेंज जो आ रहा था ज्वेलरी के बारे में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर था। और एक चीज बहुत देखी जा रही थी कि भाई ये जो ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। तो ऑफकोर्स इश्यूज थे, समस्याएं थी, दिक्कतें थी, लेकिन ज्वेलरी का बिजनेस वाज शाइनिंग एंड दैट वुड प्रॉब्ली आई मीन द रीजन दैट मिस्टर झुंझुनवाला और समबडी एल्स इन्वेस्टिंग एट दैट टाइम वुड हैव थॉट कि भाई देखते हैं, इसको इन्वेस्ट करके देखते हैं। अब उन्होंने क्या देखा, एक दो चीजें बहुत अच्छी है उसके बारे में, कंपनी के बारे में। क्या हो रहा था कि उस 2001-2003 के पीरियड में भी ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव स्टॉक प्राइस थी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन थी, वो तो थे ही, लेकिन उसके अलावा जो टॉप लाइन की परफॉर्मेंस ठीक ठीक थी। तो देखा कि रेवेन्यू अगर ठीक ठीक ग्रो कर रहा है, कुछ एक टेम्पररी फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है कॉस्ट में या फिर प्रॉफिट इंपैक्ट हो सकता है, बट रेवेन्यू ठीक ठीक कर रहा था। और रेवेन्यू ठीक ठीक कर रहा था उसका मतलब ये हुआ कि भाई कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि आप एफिशिएंटली नहीं बेच पा रहे हैं उस चीज को, लेकिन
रेवेन्यू ठीक ठीक है, तो मतलब दैट्स अ वेरी लाइक इट्स अ कंफर्टिंग फैक्टर फॉर अ बिजनेस, फॉर अ कंपनी एंड फॉर एन इन्वेस्टर। तो ये कंफर्टिंग फैक्टर था कि भाई टॉप लाइन ठीक ठीक है। उसके बाद और उन्होंने क्या देखा इस चीज में, तो ये जो चीज थी कि भाई टॉप लाइन परफॉर्मेंस अच्छी है, रीजनेबल वैल्यूएशन है, वो भी ठीक ठीक है। और तो और चीजें कि भाई एक नया बिजनेस जो कि ये ज्वेलरी के फॉर्म में जो ग्रो कर रहा था और जो उसकी जो आगे प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू ग्रोथ की जो आगे विजुअलाइज कोई करता है उसको, या जो उसकी सिचुएशन हो सकती थी, वो काफी पॉजिटिव थी और काफी अच्छा महसूस हो रहा था। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज नॉट एन इशू। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर टाटा की कंपनी है तो उसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं था। तो आई थिंक बहुत सारे टाइम पे यार पता है यार बॉस, कंपनी में ये सब हो तो रहा है लेकिन यार हम ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो टाटा की कंपनी में वो प्रॉब्लम शायद कभी नहीं थी। तो एक बहुत अच्छा, ये कहना चाहिए एक सपोर्ट होता है, कहना चाहिए एक संबल होता है कि भाई ठीक है हम इसमें इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन ट्रस्ट का बेसिक कोई इशू नहीं है। तो वो जो चीज थी वो टाटा की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट वाज टेकन केयर ऑफ, इट वाज परफेक्टली फाइन, वाज गुड। देन उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें इग्नोर भी की। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा होता तो स्टॉक 8 साल के सबसे कम भाव पे नहीं होता, राइट? तो सबसे कम भाव पे अगर 8 साल में था तो क्या मतलब था उसका, कुछ एक चीजें गलत भी थी, उन्होंने इग्नोर की। 2 साल का जो पैट था, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो काफी खराब था और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पुअर थी। ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, स्ट्राइक वगैरह चल रही थी उनके हुजूर प्लांट में और बहुत सारा वो सब इशू चल रहा था, एम्प्लॉय रिलेटेड इशूज, लेबर रिलेटेड इशूज। उसके अलावा ज्वेलरी का बिजनेस जो था बाकी मार्केट की उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मार्केट को ऐसा लगता था कि शायद ये बिजनेस ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई गारंटी नहीं। तो अनसर्टेनिटी थी। मतलब ये है कि ये नहीं कहा सकता कि भाई ऑफ कोर्स पीपल वुड हैव मेड अ बिग बेट ऑन इट, बट मार्केट इन जनरल वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड दैट वेदर दिस कैन वर्क आउट। तो वो उन्होंने मार्केट का सेंटिमेंट जो था वो इग्नोर किया। रिलेटिव डिक्लाइन जो हो रहा था वॉचेस के बिजनेस में वो इग्नोर किया। क्या क्या चीजें इग्नोर की? फैट का इतना बड़ा डिक्लाइन इग्नोर किया, ऑपरेशनल चैलेंजेस को इग्नोर किया, अनसर्टेनिटी थी जो ज्वेलरी बिजनेस की उसको इग्नोर किया, और रिलेटिव डिक्लाइन जो हो रहा था वो इग्नोर किया। अब ये सब जो चीजें थी वो ऑफ कोर्स एज आई सेड राइट कि 8 साल के सबसे कम भाव पे है तो कुछ ना कुछ गड़बड़, तो कुछ ना कुछ गलत चीजें तो डेफिनेटली होंगी स्टॉक के साथ, अदरवाइज हो ही नहीं सकता कि 8 साल के सबसे कम भाव पे हो। फिर बात आती है कि क्या कुछ गलत हो सकता था। अब आज इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गया तो बहुत आसान है कहना कि भाई टाइटन वाज ऑलवेज अ ग्रेट कंपनी एंड ऑल दैट, बट it was not that evident, it was not that clear at that point। 2002-2003 के आसपास ये उतना क्लियर नहीं था। अगर इतना क्लियर होता ना तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर दिए होते। Why only Mr. Jhunjhunwala made such a big bet on it? Because he was bold enough, he was brave enough, and he made that bet. बट कहने का मतलब यह है कि ये अगर ऐसा होता कि भाई सबके लिए दिख रही है वो चीज तो सबको समझ में आ रही, तो ऐसा होता ही नहीं ना। दैट्स व्हाट। तो क्या कुछ गलत हो सकता था? ऑफ कोर्स गलत हो सकता था। अभी ऐसा नहीं है कि कुछ एक जो बेट्स हैं वो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर की भी गलत नहीं होती। Nobody will have a 100% track record of success in the market. Nobody, absolutely nobody. Of course doesn't mean कि आप अपने खराब डिसीजंस को बोलें कि भाई चलो ठीक है हो गया तो हो गया। खराब डिसीजंस को भी एनालाइज करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। बट मोटा मोटी बात ये है, बॉटम लाइन ये है कि भाई 100% सक्सेस रेट किसी का भी नहीं हो सकता, चाहे वो लाइफ हो, क्रिकेट हो, इन्वेस्टिंग हो, कुछ भी हो। 100% सक्सेस रेट कभी नहीं पॉसिबल। तो उस टाइम पे क्या चीजें गड़बड़ हो सकती थी? ऑफकोर्स इतने सब ह्यूज स्पेंड के बावजूद भी ज्वेलरी बिजनेस अगर शायद ग्रो नहीं करता है इतना, तो आज टाइटन वो नहीं होता जो है। टाइटन का पिछले 20 सालों में जो भी कुछ स्टॉक ने किया है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ज्वेलरी बिजनेस है। शायद उतना अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो वो इंपैक्ट नहीं आता। दूसरी बात, कोई और पावरफुल कॉम्पिटिटर बहुत जल्दी इमर्ज हो जाता। समझिए कि कोई बहुत अच्छी कंपनी, बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी, कोई बहुत ऐसी चीज मार्केट में आ जाती जो कि कंपटीशन क्रिएट कर देती है। आज तनिष्क का जो साइज है, आज तनिष्क का जो स्केल है, उसको अचीव कर पाना मुश्किल है। लेकिन उस टाइम पे अगर कोई बहुत स्ट्रांग, बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड अगर आ जाता तो बिजनेस को स्केल अप कर पाना उतना डिफिकल्ट होता, जो कि हुआ उससे कहीं ज्यादा। मतलब कि अगर देखिए ज्वेलरी क्या बहुत ऐसा बिजनेस है, कस्टमर टेस्ट और आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको क्लाइंट फेसिंग या कस्टमर फेसिंग लोगों को हायर करना पड़ेगा, रियल एस्टेट का कॉस्ट होगा, 50 चीजें हैं उसके साथ। तो शायद ऑपरेशनली स्केल अप करना बहुत डिफिकल्ट होता। जितना रहा उससे कस्टमर का टेस्ट नहीं एक्वायर कर पाते, आप नहीं समझ पाते। समझिए कि ये होता कि भाई हम तो अपने जो ट्रस्टवर्दी जो ज्वेलर है जिसको हम पर्सनली जानते हैं उससे ही खरीदेंगे। अगर मार्केट में वो चेंज नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण है। कभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिलीज बनी, लोग मूव किए टियर 2 टियर 3 सिटीज से टियर 1 सिटीज में नौकरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में कितने सारे आईटी का क्राउड जो आया, बहुत टियर 2 टियर 3 सिटीज से भी आया। उनके पास तो कोई पर्सनल ज्वेलर था नहीं, उनके पास कोई जान पहचान थी नहीं। सो देयर आर सेवरल ट्रेंड्स व्हिच प्लेड अ रोल इन दिस। बट कहने का मतलब यह है कि कुछ एक चीजें जो थी वो अगर गलत हो जाती हैं या
सही तरह से काम नहीं करती तो ये टाइटन स्टोरी वो नहीं होती जो आज हम देखते हैं। राकेश झुनझुनवाला माइट हैव इन्वेस्टेड इन इट, बट स्टिल देयर वर थिंग्स, देयर वर चीजें जो कि कुड हैव गॉन रॉन्ग, गलत हो सकती थी। अब क्या हो रहा है टाइटन में आजकल? तो टाइटन में अगर हम ये देखें, हमने जो पहला जो चार्ट देखा था सबसे पहले, वो एक पिछले 25 सालों का चार्ट था, लगभग 800 गुना इंक्रीज। लेकिन अगर हम आज अगर इस स्टॉक को देखें, पिछले 5 साल का ये चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, पिछले 5 साल में स्टॉक इज अप अराउंड 220%. It's not a bad performance, but it's not a super duper terrific performance either. It's not bad, of course. 222% या 220% का रिटर्न इज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और इसमें एक चीज ये भी शामिल है, अगर आप देखें कि थोड़ा टाइम फ्रेम अगर चेंज कर दें, जैसे कोविड का टाइम था, कोविड से पहले स्टॉक जो था वो 2,500 के आसपास था, और उसके बाद फिर स्टॉक काफी गिरा तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। बट ओवरऑल पिछले 5 सालों में अप्स एंड डाउन भी अगर देखें तो अगर 2,500 का स्टॉक कोविड के टाइम पे था, कोविड से जस्ट पहले, और अगर आज 3,500 के आसपास है, तो नो बिग डील। सिमिलरली आप देखें कि ये जो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस है, 1 साल का परफॉर्मेंस लार्ज कैप के कंपैरिजन में, मतलब अगर हम निफ्टी का इंडेक्स देखें या फिर बीएससी का इंडेक्स देखें, सेंसेक्स, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है राइट। और आज भी जो पीई है वो 85-90 के आसपास है। पिछले कुछ एक रिजल्ट्स भी ठीक ठीक नहीं रहे हैं, पिछले कुछ एक टाइम में कुछ एक ऑपरेशन चैलेंजेस, कभी कुछ होता रहा है, तो पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट भी उतने ग्रेट नहीं है, और स्टॉक आज भी 85-90 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे है, तो कोई सस्ता नहीं है। और पिछले 3-4-5 साल में जैसे हमने देखा कि it's not a super duper terrific performance either. So what does it mean? It just means that there are times when investors have an opportunity that, okay, this is when I would look at this company which is probably market is not valuing it, undervalue है, अच्छे भाव पे मिल रही है, और मैं शायद इसको एक्सप्लोर कर सकता हूं, मैं शायद इसको और देख सकता हूं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत समझने वाली चीज है कि काफी सारे टाइम पे जरूरी नहीं है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस हमेशा एक लीनियर रहे। देखते हैं ना मार्केट में जो चार्ट होता है ऐसे इस तरह से रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ठीक है भाई, अपनी अच्छी कंपनी पैसा लगाया तो डेफिनेटली यू विल डू वेल। बट स्टॉक में आपने देखा 25-27 साल का जो परफॉर्मेंस है, टेरिफिक परफॉर्मेंस, पिछले 5 साल में जो पिक्चर है थोड़ी सी डिफरेंट है। 2002-2003 में जो हमने डिस्कशन किया कि क्या क्या चीजें मिस्टर झुनझुनवाला ने इग्नोर की, कि भाई टेम्परेरी जो फैक्टर्स हैं वो थोड़ा अनफेवरेबल हैं, हेडविंड्स हैं, वो उनको इग्नोर किया। लेकिन 2-3 चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से देखी कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। उसके अलावा ज्वेलरी बिजनेस के बारे में डेफिनेटली ही वुड हैव थॉट वेरी हाईली ऑफ इट एंड थॉट पॉजिटिवली अबाउट इट। सिमिलरली जो टॉप लाइन थी वो ठीक ठीक थी। तो जो सब अच्छी चीजें थी, उनके अलावा ऐसा नहीं था कुछ खराब चीजें नहीं थी, खराब चीजें भी थी। तो क्या लेसन है ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए? सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गवर्नेंस बहुत बड़ी चीज होती है। गवर्नेंस मतलब कि आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट केस स्टडी, नो डाउट। मिस्टर झुनझुनवाला इन्वेस्टेड इन टाइटन, इट हैज बीन परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड ऑल दैट इज फाइन, बट गवर्नेंस जो है एक बहुत टॉप फैक्टर है जो कि कंसीडर किया जाना चाहिए। और गवर्नेंस जो अच्छी थी वही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले किया उसने। अब शॉर्ट टर्म जो चेंजेस हैं वो होते रहेंगे, कभी भी जाएंगे नहीं किसी भी स्टॉक में, वो पॉसिबल है, हो सकता है। तो आप उनको इग्नोर करें, बहुत ज्यादा ध्यान में दें, अनलेस देयर आर स्ट्रक्चरल चेंजेस, अनलेस देयर आर चेंजेस व्हिच आर लीडिंग टू अ कंप्लीट चेंज इन द बिजनेस। तो वो जो चीजें हैं वो स्ट्रक्चरल अगर चेंजेस है तो अलग बात है, बट शॉर्ट टर्म चेंजेस इग्नोर करें। लुक एट मैक्रो चेंजेस, जैसे कि कई सारे मैक्रो चेंजेस के उदाहरण है, सिर्फ टाइटन ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आज की चीजों को देखें, जैसे जोमेटो है या कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कि कन्वीनियंस ऑफर करती हैं, इवन Amazon या फ्लिपकार्ट, तो ये शायद आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं रहा होता, क्योंकि कन्वीनियंस की वैल्यू शायद उस टाइम उतनी नहीं थी। आज लोगों के पास टाइम उतना नहीं है। बहुत सारे लोग, समझिए वर्किंग कपल को ही है, उनके लिए डेफिनेटली टाइम सेव करना बहुत जरूरी चीज है। फिर इंडिया में सस्ता डाटा अवेलेबल है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे मैक्रो चेंजेस भी होते हैं जिनकी वजह से कोई बिजनेस को बड़ा फायदा होता है, कोई बिजनेस को बड़ा नुकसान होता है। तो हमने ज्वेलरी की जो बात की पिछले 20 साल में, जो तनिष्क ने अचीव किया या टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन ने जो अचीव किया, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी, बट लॉट ऑफ macro changes, lot of these strong factors would have played a role in it, certainly. दूसरी बात क्या है कि आप सब कुछ कर ले, आप अपना होमवर्क अच्छे से करें, बिजनेस को ध्यान दें, उसके बारे में समझें, एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, काफी सारे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कंपनी के बारे में न्यूज फ्लो है वो सब समझें, उसके कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करें, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें, सब कुछ ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज बहुत जरूरी है, प्रे एंड होप दैट यू गेट लकी, एंड दैट्स एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। नो मैटर हाउ यू इन्वेस्ट, समटाइम्स you invest and the thesis is right, the conviction is there, but शायद मार्केट
में मिसअलाइनमेंट है थोड़ा सा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले काफी टाइम से ऐसा हो रहा है कि पीपल हैव बीन concerned and people have been worried about the performance of mid cap and small cap, but they have been doing well. तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट में कब कौन सी चीज प्ले आउट होगी, इसमें थोड़ा सा टाइमिंग का मिसमैच जरूर हो सकता है। तो आप प्रे करें, होप करें कि आप जब खरीदें उसके बाद स्टॉक अच्छा करें एंड प्रे दैट यू गेट लकी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एट द टॉप ऑफ इट, शॉर्ट टर्म चीजों को इग्नोर करना, मैक्रो चेंजेस पे ध्यान देना, अपना होमवर्क प्रॉपरली करना, समझना कंपनी को, वो सब बहुत जरूरी है। और उसके बाद pray that you get lucky. That's always going to be very, very important. Thank you so much. This is what we were trying to discuss and convey कि किस तरह से टाइटन और राकेश झुंझुनवाला की स्टोरी इज एन अमेजिंग केस स्टडी। देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल, आप उसके बारे में और जानें और पढ़ें, डेफिनेटली यू विल लर्न मोर। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ थिंग्स वी कैन कवर इन अ शॉर्ट वीडियो लाइक दिस, वी हैव ओनली फोकस्ड ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, सम ऑफ द की मैक्रो स्टोरीज व्हिच वर एप्लीकेबल एट दैट टाइम। एक बार फिर आपको याद दिलाएंगे कि सब जो वीडियोस या जितना भी कंटेंट हम बनाते हैं वो एजुकेशनल पर्पस से है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और हमने देखा ना कि दैट्स व्हाट वी डिस्कस कि बहुत सारी अच्छी चीजें थी और इट प्लेड आउट वेरी वेल, बट पिछले 4-5 सालों से वो चीजें उतनी शायद काम नहीं कर रही हैं, या फिर ये भी देखा कि क्या ऐसी फैक्टर हो सकते थे जिनकी वजह से ये स्टोरी नहीं चली होती। तो डेफिनेटली यू रिक्वायर योर ओन होमवर्क, रिसर्च, एंड देन यू टेक अ कॉल। विश you all the best. Thank you so much, and hope to see you and meet you again very soon on something very interesting and something which you like. Thank you.